कभी आपने सोचा है कि हमारी सोच इतनी ज्यादा क्यों हो जाती है कि हम एक्शन करना भूल जाते हैं? थिंक लेस डू मोर आप इसी चैलेंज पर सीधा वॉर करती है। इस किताब की सबसे बड़ी टेंशन यही है कि सोचना अच्छा है, लेकिन सोच सो मच कि टाइम ही निकल जाए ये नुकसानदेह है। समस्या ये है कि हमारी माइंड में एक आवाज बार बार कहती है और सोचो, परफेक्ट सॉल्यूशन ढूंढो। लेकिन ये चीज आपको इंस्पायर्ड नहीं करती, उल्टा इनर्शिया बढ़ा देती है। जब आप टीवी पर किसी एक्सपर्ट को देखते हैं और सोचते हैं कि ऐसा सीखकर मैं भी ऐसा कर सकता हूं, तो मोटिवेशन तो बढ़ती है। लेकिन जब लैपटॉप खोलते हैं तो वही कंफ्यूजन दोबारा घेर लेती है। आप एक ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं लेकिन एंगेजमेंट पैदा नहीं होती क्योंकि एक्शन नहीं होता। और ये लूप वही सोच और एक्शन के बीच उलझान है। अब इससे सॉल्यूशन निकलता है जब आप खुद से कहें, बस एक स्मॉल स्टेप लो, एक सिंपल गोल चुनो और फिर आगे बढ़ो। किताब का प्रयास यही है कि माइंडसेट में बदलाव हो और थिंकिंग से मूव होते ही सक्सेस की डायरेक्शन में पहला कदम उठे। अब हम धीरे धीरे सभी चैप्टर्स में जाएंगे, जहां स्टेप बाय स्टेप यह क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे आप थिंकिंग से एक्शन में स्लिप हो सकते हैं। चैप्टर 1, शुरुआती झटका मिलने के बाद खुद को कैसे संभालें। शुरुआत में जब कोई नया काम सामने आता है तो दिल में एक अजीब सी हलचल होती है। मन कहता है कि कुछ करना चाहिए, लेकिन उसी समय एक और आवाज अंदर से आती है, रुक जाओ, अभी सही वक्त नहीं है। और बस यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। हम बार बार सोचते हैं, फिर सोचते हैं और इतना सोचते हैं कि एक्शन की हिम्मत ही खत्म हो जाती है। बहुत से लोग इसी जाल में फंस जाते हैं। सोचते सोचते दिन निकल जाते हैं लेकिन कोई कदम नहीं उठता। मैंने भी ऐसा ही किया। हर बार सोचा कि पहले सही वर्ड्स मिल जाएं, पहले थोड़ी और क्लैरिटी आ जाए, फिर मूव करूंगा। लेकिन जब तक एक सिंपल सा फॉर्म भरने का फैसला नहीं किया, तब तक कुछ भी नहीं बदला। एक्शन लेने के बाद ही क्लैरिटी मिली, उससे पहले नहीं। इस चैप्टर में यह बात गहराई से महसूस होती है कि शुरुआत कभी भी परफेक्ट नहीं होती। अगर आप किसी स्मार्ट गोल की तरफ बढ़ना चाहते हो तो सोचने से ज्यादा जरूरी है चलना। चाहे वो एक फॉर्म भरना हो, किसी से पूछना हो या बस अपनी स्किल्स को किसी छोटी सी जगह अप्लाई करना हो। असली ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां आप सोच से आगे निकलते हो। पर यह आसान नहीं होता, क्योंकि दिमाग परफेक्शन चाहता है और दिल एश्योरेंस। लेकिन इन दोनों के बीच जो लोग चलना सीख जाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। मैंने खुद जब पहली बार लैपटॉप पर कोई प्रेजेंटेशन तैयार की तो विजुअल्स वीक थे, अलाइनमेंट गड़बड़ था, लेकिन फिर भी भेजा और सरप्राइजिंगली रिप्लाई भी आया। वहीं से मेरे अंदर ट्रस्ट पैदा हुआ कि एक्शन करने से ही रास्ते खुलते हैं। अगर आप भी किसी चीज को लेकर बार बार सोच रहे हैं और मूव नहीं कर पा रहे, तो इस सोच को थोड़ा पॉज देकर सिर्फ एक काम की शुरुआत कीजिए। चाहे वो ऐप एक्सप्लोर करना हो, ईमेल ड्राफ्ट करना हो या किसी टॉपिक पर एक पैराग्राफ लिखना हो। जब आप खुद को प्रूफ देने लगते हैं कि आप कर सकते हैं, तब सोच कमजोर पड़ने लगती है और हैबिट मजबूत हो जाती है। ये चैप्टर यही दिखाता है कि शुरुआत में झटका आना नॉर्मल है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उससे भागते हो या उसे फेस करके आगे बढ़ते हो। और जब पहली बार मोमेंटम आता है तो उसी में वो स्ट्रेंथ छिपी होती है जो आपकी फ्यूचर विक्ट्रीज की नींव बनती है। चैप्टर 2, एक्शन के पहले थोड़ा रिफ्रेम करना कितना जरूरी है। कई बार हम चीजें शुरू करने से पहले ही खुद को रोक लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो परफेक्ट नहीं लगती। माइंड कहता है कि अभी मत करो, अभी ये रेडी नहीं है। लेकिन यही थिंकिंग सबसे ज्यादा रुकावट बन जाती है। ऐसे में जरूरी होता है एक छोटा सा मेंटल शिफ्ट, जिसमें हम खुद से कहें, ठीक है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन क्या इससे कुछ शुरू हो सकता है। मुझे आज भी याद है जब मैंने अपना पहला ऑनलाइन स्टोर तैयार किया था। वेबसाइट का लेआउट अधूरा था, इमेजेस पूरी तरह से अपलोड नहीं हुई थीं, कुछ लिंक्स भी टूटे हुए थे। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि पहले इसे लोगों तक पहुंचाता हूं, फिर देखता हूं क्या फीडबैक आता है। और वही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। लोगों ने जेन्युइन फीडबैक दिया, सजेशंस दिए और उसी से नेक्स्ट वर्जन निकला, जो पहले से कई गुना बेहतर था। इस चैप्टर में सबसे अहम बात यह सामने आती है कि एक्शन लेने से पहले माइंड को थामना जरूरी होता है, लेकिन उसे रोकना नहीं चाहिए। कई बार हम खुद ही अपने माइंड के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और हर आइडिया को जज करने लगते हैं। पर जब आप अपने थॉट्स को थोड़ी स्पेस देते हो तो क्लैरिटी आने लगती है। आप सोचते हो, हाँ ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन इतना सही जरूर है कि इसे स्टार्ट किया जा सके। किसी भी प्रोसेस को शुरू करने से पहले थोड़ा फ्लेक्सिबल होना बहुत फायदेमंद होता है। जैसे अगर आप कोई ऐप बनाने का सोच रहे हैं तो पहले उसे व्हाइट बोर्ड पर ड्रॉ करो, कुछ पेजेस बनाओ, फिर टेस्ट करो। अगर आप किसी से कम्युनिकेशन में नर्वस महसूस कर रहे हो तो पहले छोटे लेवल पर बात शुरू करो, किसी नोन पर्सन से, किसी फेमिलियर कॉन्टेक्स्ट में। जैसे जैसे कंफर्ट बढ़ता है वैसे वैसे एक्शन भी नेचुरल लगने लगता है। ये रीफ्रेम करना आपको स्टक माइंडसेट से बाहर निकालता है।
आप खुद को एक न्यू पॉसिबिलिटी के लिए रेडी करते हो। जैसे कोई राइटर अगर हर बार ये सोचकर रुके कि उसकी फर्स्ट ड्राफ्ट वीक है, तो शायद वो कभी लिखना शुरू ही ना करे। लेकिन जो लोग कहते हैं कि फर्स्ट वर्जन बस रॉ होना चाहिए, वही लोग धीरे धीरे एक्सपर्ट बनते हैं। और बात सिर्फ क्रिएटिव फील्ड की नहीं है। चाहे आप जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, कोई ऑनलाइन रेज्यूमे बना रहे हो, या किसी बिजनेस आइडिया को स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप हर बार कंप्लीट परफेक्शन का इंतजार करोगे तो जर्नी कभी शुरू नहीं होगी। इसलिए अगली बार जब आपका माइंड कहे कि अभी समय सही नहीं है, तो बस एक पॉज लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इस वर्जन को लेकर एक छोटा स्टेप ले सकता हूं? अगर हां, तो वही स्टेप आपको उस जगह तक पहुंचाएगा जहां शायद आप सोच भी नहीं पाए थे। एक्शन की तैयारी सोच से नहीं, रिफ्रेम से शुरू होती है। चैप्टर 3, माइक्रो स्टेप्स की ताकत और मोमेंटम की शुरुआत। कई बार हम सोचते हैं कि बड़ा काम करने के लिए बड़ी तैयारी चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप छोटे कदम नहीं उठाते, बड़ी शुरुआत कभी नहीं हो पाती। माइंड हमेशा आपको पुश करता है कि सब कुछ एक साथ करो, पर एक्शन का असली मैजिक होता है छोटे और लगातार स्टेप्स में। मुझे आज भी याद है जब मैंने सुबह 10 मिनट रिसर्च करने की आदत शुरू की थी। ऐसा नहीं था कि मैं कोई बड़ा गोल लेकर बैठा था, बस एक क्यूरियोसिटी थी। और वही क्यूरियोसिटी धीरे धीरे हैबिट बन गई। अब वही 10 मिनट मेरे पूरे दिन की डायरेक्शन तय करते हैं। शुरुआत में बस एक पैराग्राफ पढ़ा, एक कॉन्सेप्ट समझा, और फिर धीरे धीरे लैपटॉप खोलकर नोट्स बनाने लगे। उस वन स्टेप से जो सिस्टम बना, वो अब खुद चलने लगा है। इस चैप्टर में सबसे खास बात यह सामने आती है कि माइक्रो स्टेप्स सिर्फ काम को आसान नहीं बनाते, वो आपकी थिंकिंग को भी शेप करते हैं। जब आप बार बार कुछ छोटे टास्क कंप्लीट करते हो, तो आपकी ब्रेन एक पैटर्न डेवलप करने लगती है। आप हर दिन थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो, और वही कॉन्फिडेंस आपकी प्रोग्रेस का बेस बनता है। बहुत बार लोग इसीलिए स्टक रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक ही बार में सब कुछ करना होगा। जैसे कोई सोचता है कि उसे एक कंप्लीट रेज्यूमे तैयार करना है, तो वो इतना सोचता है कि शुरू ही नहीं करता। लेकिन अगर वो सिर्फ आज एक सेक्शन लिखे, सिर्फ एजुकेशन या एक्सपीरियंस वाला हिस्सा, तो वही एक्शन धीरे धीरे पूरे रेज्यूमे को तैयार कर देगा। कॉम्पाउंड इफेक्ट यहीं से शुरू होता है। आप एक सिंपल टास्क कंप्लीट करते हो, फिर अगला थोड़ा आसान लगता है, फिर अगला और स्मूथ, और देखते ही देखते आप एक हैबिट बना लेते हो। चाहे वो फिटनेस का गोल हो, कोई ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट करना हो, या न्यू स्किल सीखना हो, हर जर्नी वहीं से बनती है जहां फर्स्ट स्टेप लिया जाता है। और माइक्रो स्टेप्स का एक और फायदा होता है, ये आपको फेलियर से डरने नहीं देते, क्योंकि आप इतनी छोटी बात पर फोकस करते हो कि कोई रिजल्ट भी आए तो वो ओवरवेलमिंग नहीं लगता। आपने सिर्फ 10 मिनट दिए, और अगर कुछ नया नहीं सीखा तो कोई लॉस नहीं, लेकिन अगर कुछ नया पकड़ लिया तो वो प्योर गेन होता है। हर बार जब आप मूव करते हो, आप खुद को सिग्नल देते हो कि आप कैपेबल हो, और यही सिग्नल बार बार मिलता रहे तो आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। अब माइंड को समझाना नहीं पड़ता, बॉडी खुद ही एक्शन में आ जाती है। ये मोमेंटम तब तक बनता रहता है जब तक आप रुकते नहीं। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं अटके हो, तो खुद से एक सिंपल रिक्वेस्ट करो, सिर्फ एक छोटा सा काम करो आज। हो सकता है वो काम इनसिग्निफिकेंट लगे, लेकिन वही फ्यूचर में इंपैक्ट क्रिएट करेगा। माइक्रो स्टेप्स वो इनविजिबल इंजन हैं जो आपको सोच से बाहर निकालकर एक्शन की लाइन में खड़ा करते हैं। चैप्टर 4, जब आप एक बार मूव कर लेते हैं तो रेजिस्टेंस कैसे कम होती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पॉज पर है, न माइंड में क्लैरिटी होती है, न बॉडी में एनर्जी। मैं खुद कई बार ऐसे फेजेस से गुजरा हूं जहां हर दिन बीत तो रहा था, पर अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। कुछ करने का सोचा, लेकिन जैसे इनविजिबल ब्रेक्स लग गए हों। फिर एक दिन बिना ज्यादा सोचे मैंने बस एक ईमेल टाइप की। कोई लंबा स्ट्रैटेजी प्लान नहीं बनाया, कोई परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं था, सिर्फ एक लाइन लिखकर भेज दी, और उसी पल एक डोर खुल गया। माइंड को एक सिग्नल मिला कि एक्शन शुरू हो चुका है। उसी दिन शाम तक एक रिप्लाई आया, और अगले 2 दिन में 2 मीटिंग्स भी फिक्स हो गई। उस एक ईमेल ने पूरा फ्लो शिफ्ट कर दिया। बुक इसी लेयर को एक्सप्लोर करती है। जब हम किसी टास्क को बार बार सोचते रहते हैं लेकिन स्टार्ट नहीं करते, तो रेजिस्टेंस और हैवी लगने लगती है। माइंड बार बार उस एक्शन को मेंटली रिहर्स करता है, जिससे टायर्डनेस बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही आप कोई रियल स्टेप लेते हो, वो थिंकिंग बंद होती है और डूइंग चालू हो जाता है। ये बात साइंटिफिकली भी समझ आती है। जब हम एक एक्टिविटी शुरू करते हैं तो ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, वही हार्मोन जो मोटिवेशन से जुड़ा होता है। यानी एक्शन करने से ही मोटिवेशन पैदा होती है, न कि मोटिवेशन आने का इंतजार करने से। और जैसे ही पहला स्टेप होता है, ब्रेन खुद अगले स्टेप के लिए तैयार हो जाता है। ये ऑटो मोमेंटम जैसा काम करता है। रेजिस्टेंस भी इसीलिए कम होती जाती है क्योंकि अब आपके पास एक मूवमेंट हिस्ट्री बननी शुरू हो जाती है। पहले आपने ईमेल किया, फिर शायद फोन उठाया, फिर कैलेंडर देखा। माइंड उस प्रोसेस को बार बार दोहराने लगता है, और वो एक्शंस अब एफर्ट नहीं, हैबिट बन जाते हैं। एक और रीजन ये भी है कि जब आप स्टार्ट कर लेते हो तो एक्सपेक्टेशंस भी रियलिस्टिक हो जाती हैं।
सोचने में हम हर चीज को या तो बहुत आसान या बहुत मुश्किल समझते हैं, लेकिन जब एक्शन में उतरते हैं तो बीच का ट्रूथ सामने आता है। यही बैलेंस आपको स्टक होने से बचाता है। आपने गौर किया होगा, जब भी कोई रेज्यूमे पहली बार बनाता है तो उसे लगता है कि बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन अगर वो एक सेक्शन लिखना शुरू कर दे, जैसे सिर्फ स्किल्स वाला पार्ट, तो उसे खुद ही समझ आने लगता है कि प्रोसेस कितना मैनेजेबल है। और यही मैनेजेबिलिटी उस इंटरनल डर को ब्रेक कर देती है। रेजिस्टेंस का इलाज कोई बड़ी मोटिवेशन टॉक नहीं है, वो एक छोटा सा एक्शन है। कोई मैसेज, कोई नोटबुक खोलना, कोई ड्राफ्ट टाइप करना, कुछ भी जो मूवमेंट दिखाए। और जब मूवमेंट शुरू होती है तो माइंड खुद उस पैटर्न में एडजस्ट होने लगता है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि सब रुका हुआ है तो खुद को एक सिंपल ट्रिगर दो, कुछ ऐसा जो टाइनी हो लेकिन मीनिंगफुल हो, जैसे कि एक मैसेज भेजना, एक फाइल रीनेम करना, या बस एक आइडिया टाइप करके सेव कर देना। ये स्टेप्स छोटे लग सकते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस तोड़ते हैं। माइंड को हर बार पुश नहीं चाहिए, उसे बस एक जेंटल नज चाहिए ताकि वो खुद चलना शुरू कर दे। यही छोटी स्टार्ट आपकी बिगेस्ट ग्रोथ का एंट्री गेट बन सकती है। चैप्टर 5 थिंकिंग पर। थिंकिंग करने से क्रिएटिविटी क्यों खत्म होती है? कई बार माइंड इतना ज्यादा सोचता है कि एक्चुअल आइडिया पीछे रह जाता है। आपने भी महसूस किया होगा, जब हम किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं तो शुरू में एनर्जी हाई रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम उसी थॉट को बार बार प्रोसेस करते हैं, एक्साइटमेंट कंफ्यूजन में बदलने लगती है। एक सवाल से दूसरा सवाल, फिर तीसरा, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गिरता जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक बार एक शॉर्ट फिल्म का कॉन्सेप्ट सोच रहा था। शुरुआत में आइडिया फ्रेश लगा, लेकिन 2 दिन में ही मैं इतनी डिटेल सोच चुका था कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट कहीं गुम हो गया। माइंड हर एंगल चेक कर रहा था, क्या लोग समझेंगे, क्या ये अच्छा लगेगा, क्या इस पर पैसा लगाना सही होगा। और इसी ओवर थिंकिंग की वजह से वो आइडिया शेल्फ पर चला गया। फिर मैंने एक दिन सिर्फ अपना फोन उठाया और वॉइस रिकॉर्डर चालू कर दिया। जो मन में आ रहा था बोलता गया, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई प्लान नहीं, बस एक रॉ थॉट को फ्लो में बाहर आने दिया। और हैरानी की बात यह रही कि जो आइडिया कंफ्यूज लग रहा था वो एकदम साफ सुनाई देने लगा। बस इतनी सी चीज ने क्रिएटिविटी को फिर से स्पार्क कर दिया। बुक यही कोर ट्रूथ बार बार दिखाती है कि जब आप किसी चीज पर बहुत देर तक सिर्फ सोचते हो तो माइंड प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट करना शुरू कर देता है और उस कॉम्प्लेक्सिटी में आपकी क्लैरिटी खो जाती है। लेकिन जैसे ही आप उस आइडिया को फिजिकल फॉर्म में लाना शुरू करते हो, जैसे रफ स्केच, नोट्स, वॉइस नोट या कोई क्विक ड्राफ्ट, तो वो क्लैरिटी वापस आने लगती है। ये बात साइंटिफिकली भी इंटरेस्टिंग है। जब आप कोई थॉट सिर्फ माइंड में रखते हो तो वो एब्स्ट्रैक्ट रहता है, लेकिन जैसे ही उसे फिजिकल वर्ल्ड में उतारते हो, जैसे नोटबुक में लिखकर या सॉफ्टवेयर में ड्राफ्ट बनाकर, तो ब्रेन को एक रिलीफ मिलता है। और ये रिलीफ ही क्रिएटिविटी का नया गेट खोलता है। सोचना गलत नहीं है, लेकिन सोचने के बाद कुछ एक्चुअल करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर थॉट को फॉर्म नहीं दिया तो वो धीरे धीरे फियर बन जाता है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ रिजेक्शन। और ये ही फियर्स उस स्पार्क को बुझा देते हैं जो पहले दिन मौजूद थी। आप चाहें तो आज ही एक एक्सरसाइज करके देख सकते हैं। जो भी आइडिया आप पिछले हफ्ते से सोच रहे हैं, उसे बस 3 लाइंस में लिखिए, या कोई ऐप जैसे नोशन या एवरनोट में उसका शॉर्ट वर्जन टाइप कीजिए। जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट हो, जरूरी है कि वो एग्जिस्ट करे, क्योंकि जब तक कुछ रियल नहीं बनता, माइंड उसे लेकर एंग्शियस बना रहता है। बुक में इसी बात को कई एग्जाम्पल्स से हाईलाइट किया गया है। फोटोग्राफर्स जो पहले क्लिक लेने से डरते थे, राइटर्स जो फर्स्ट पैराग्राफ डालते थे, या डिजाइनर्स जो परफेक्ट यूआई बनने तक प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं करते थे। लेकिन जिस दिन उन्होंने सिर्फ एक रॉ वर्जन क्रिएट किया, उसी दिन से उनकी क्रिएटिविटी वापस जागने लगी। क्रिएटिविटी कोई मैजिक नहीं है जो किसी खास दिन आती है। ये एक प्रोसेस है जो सिर्फ एक्शन से एक्टिवेट होती है। जितना ज्यादा हम थिंकिंग पर थिंकिंग करते रहेंगे, उतना ही उस फ्लेम को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है। इसलिए अगली बार जब कोई आइडिया आए तो उसे माइंड में मत घुमाओ, उसे बाहर निकालो, चाहे वॉइस में, चाहे स्केच में, चाहे कीबोर्ड पर। क्योंकि अगर आपने उसे मूव नहीं किया तो वो आपके अंदर फ्रीज हो जाएगा, और फ्रोजन थॉट्स कभी आर्ट नहीं बनते। क्रिएटिविटी वो एनर्जी है जो एक्शन मांगती है, नॉट प्लानिंग, नॉट परफेक्शन, सिर्फ रियल एक्शन। चैप्टर 6 रिस्क्स को छोटा बनाकर एक्शन से डर कैसे घटाया जाता है। जब भी कोई नया काम शुरू करने का ख्याल आता है, सबसे पहले जो शैडो सामने खड़ा होता है वो होता है रिस्क का डर। सोचने लगते हैं, अगर फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, टाइम वेस्ट हुआ तो रिग्रेट होगा। लेकिन इसी सोच के चक्कर में हम एक्शन लेने से पहले ही खुद को पीछे खींच लेते हैं। बुक की सबसे स्ट्राइकिंग बात यही है कि रिस्क को कम करने का सबसे स्मार्ट तरीका है उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना। सोचो ना, अगर किसी माउंटेन को एक जंप में पार करना पड़े तो हर कोई डरेगा।
लेकिन अगर उसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दिया जाए तो रास्ता मुश्किल नहीं, मैनेजेबल लगता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैंने पहली बार फ्रीलांसिंग की सोची तो लगा कि क्लाइंट्स कहां से मिलेंगे, क्या कोई हायर करेगा और पेमेंट सेफ रहेगी भी या नहीं। लेकिन मैंने खुद को समझाया कि पूरी सर्विस लॉन्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 लोगों से बात करता हूं, बस फीडबैक लो और देखो कॉन्वर्सेशन कैसे होती है। और सच कहूं, उन 5 कॉन्वर्सेशंस ने मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस भरा जो किसी एक्सपेंसिव कोर्स से भी नहीं आ सकता था। यही माइक्रो एक्सपेरिमेंट्स का जादू है। आप आउटकम पर नहीं, प्रोसेस पर फोकस करते हो। एक स्मॉल लैंडिंग पेज बनाना, सोशल मीडिया पर एक शॉर्ट मैसेज डालना, किसी फ्रेंड से फीडबैक लेना, ये सब कुछ ऐसा है जो ना सिर्फ डुएबल होता है बल्कि रिस्क को एक्साइटिंग बना देता है। डर की जगह क्यूरियोसिटी आ जाती है कि क्या होगा अगर बस ट्राई कर लूं। रिस्क का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ खो जाएगा। असली रिस्क तब होता है जब आप इतने सोचते हो कि एक भी स्टेप नहीं लेते, और वो इनएक्शन ही आपको धीरे धीरे सेल्फ डाउट में ले जाता है। लेकिन जब आप छोटे टास्क से शुरुआत करते हो तो आप सिर्फ लर्न नहीं करते, आप खुद को भरोसा देना शुरू करते हो। बुक यही बताती है कि रिस्क को जीरो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे श्रिंक किया जा सकता है, और जब वो श्रिंक होता है तब एक्शन लेना इजी लगता है। आपको सब कुछ एक दिन में प्रूव नहीं करना है, आपको बस ये दिखाना है कि आप मूवमेंट में हो, स्टैग्नेंट नहीं। ऑनलाइन जॉब शुरू करनी है तो पहले एक ईमेल लिखिए। स्टार्टअप का आइडिया है तो सिर्फ प्रोडक्ट का शॉर्ट वीडियो बनाइए। करियर स्विच का प्लान है तो लिंक्डइन पर 2 लोगों से कनेक्ट करिए और उनका इंसाइट लीजिए। कोई भी स्टेप छोटा लगेगा, लेकिन यही स्टेप्स मिलकर वो पाथ बनाएंगे जिससे आप डर नहीं, ड्राइव महसूस करोगे। रिस्क हमेशा रहेगा, लेकिन जब आप उसे एक्सप्लोर करने के लिए रेडीनेस दिखाते हो तो वो आपको डराने की बजाय गाइड करने लगता है। यही माइंडसेट आपको रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव बनाता है। और जब एक बार ये शिफ्ट हो जाता है तो फ्यूचर को लेकर हेजिटेशन नहीं होती, उसमें एनर्जी होती है, क्यूरियोसिटी होती है, और सबसे जरूरी चीज होती है एक्शन की आदत। चैप्टर 7, एक्शन का हैबिट बनाना और डिसिप्लिन की जरूरत। सिर्फ एक बार कुछ कर लेने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क तब पड़ता है जब आप उस चीज को रोज करते हो, बिना सोचे, बिना एक्सक्यूज बनाए। क्योंकि एक्शन की असली ताकत तब सामने आती है जब वो आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाए, और रूटीन तब बनती है जब आपके दिन की शुरुआत ही कुछ ऐसा करने से हो जो आपको मूवमेंट में डाल दे। मैंने जिम जाना किसी परफेक्ट वर्कआउट प्लान से शुरू नहीं किया था। मैंने तो बस एक दिन सुबह उठकर 2 पुशअप्स कर लिए, ना कोई शूज पहने थे, ना कोई टाइमर सेट किया था। लेकिन वही 2 पुशअप्स अगले दिन 4 हुए, फिर 8, और फिर मुझे समझ आया कि प्रोग्रेस मोटिवेशन से नहीं, हैबिट से आती है। बुक का ये पार्ट सीधे उस रूट को पकड़ता है जहां हम बार बार सोचते हैं आज नहीं, कल से शुरू करूंगा, और वहीं पर हैबिट की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। अगर आपके माइंड को रोज डिसीजन लेना पड़े कि क्या आज एक्शन लेना है या नहीं, तो बहुत बार आंसर होगा नहीं। लेकिन जब वो डिसीजन आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाए तब एक्शन लेना ऑप्शनल नहीं, ऑटोमेटिक हो जाता है। किताब ये भी समझाती है कि हैबिट सिर्फ रिपीटेड टास्क नहीं है, वो माइंडसेट का डिजाइन है। सुबह उठते ही अगर आप एक चेकलिस्ट देखो जिसमें लिखा हो ईमेल भेजना है, रिसर्च शुरू करनी है या प्रोडक्ट का स्केच बनाना है, तो आपका माइंड रिएक्ट नहीं करता, वो एक्ट करता है। और धीरे धीरे ये एक्शंस आपकी बॉडी मेमोरी का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे कुछ लोग सुबह उठकर मुंह धोते ही मोबाइल चेक करते हैं, वैसे ही आप मॉर्निंग में कुछ प्रोडक्टिव स्टार्ट कर सकते हो। ये एक्शंस धीरे धीरे आपके एनवायरनमेंट से जुड़ जाते हैं। जैसे टेबल पर डायरी रखो तो राइटिंग शुरू होती है, या लैपटॉप ओपन हो तो माइंड ऑटोमेटिकली फोकस्ड हो जाता है। इस चैप्टर में एक खास पॉइंट ये भी है कि हैबिट्स बिल्ड करने के लिए आपको सुपर ह्यूमन बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि जो काम आज आसान लगे उसी से कंसिस्टेंसी बनाए रखो। सोचो मत कि अगले 3 महीने क्या करोगे, बस ये सोचो कि आज एक्शन लेने के लिए आपको कौन सा 5 मिनट टास्क करना है। और यही डिसिप्लिन होता है, ना कि स्ट्रिक्ट रूटीन, बल्कि सेल्फ डिजाइंड रिदम, जिसमें आप खुद को बार बार रिमाइंड कराते हो कि एक्शन सिर्फ बिग गोल्स के लिए नहीं, छोटे सिग्नल्स के लिए भी लेना जरूरी है। अक्सर हम इंस्पिरेशन ढूंढते रहते हैं, लेकिन जो लोग रोज अपने सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं उन्हें इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें बस नेक्स्ट स्टेप पता होता है। जब आपका दिन इस क्लैरिटी के साथ शुरू होता है कि आज क्या करना है और आप उस लिस्ट को पूरा करते हो, इवन 6+ तक भी, तब आपके अंदर से गिल्ट नहीं निकलता। एक सेंस आता है कि आप चीजों को हैंडल कर सकते हो। और ये हैबिट जब बिल्ड हो जाती है तो लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगता, चाहे वो फिटनेस गोल हो, बिजनेस प्लान हो, या कोई नई स्किल्स सीखनी हो। डिसिप्लिन ही वो इनविजिबल फाउंडेशन है जो आपके सारे ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। चैप्टर 8, फीडबैक लूप से एक्शन पर रिफाइनमेंट कैसे आता है। कभी सोचा है कि बिना फीडबैक के हम एक्चुअल प्रोग्रेस को पहचान भी नहीं सकते। जो भी चीज हम बनाते हैं,
चाहे वो आर्टिकल हो, प्रोडक्ट हो या कोई वीडियो, उसकी असली वैल्यू तभी सामने आती है जब लोग उस पर रिएक्ट करते हैं। इसी रिएक्शन से हमें सिग्नल मिलता है कि हमें क्या इंप्रूव करना है और क्या कैरी फॉरवर्ड रखना है। मैंने जब पहली बार एक शॉर्ट वीडियो बनाकर शेयर किया था, तब मुझे लगा था कि शायद व्यूज ज्यादा आएंगे, लेकिन व्यूज सिर्फ अपनी छोटी सी सर्कल से आए। उस मोमेंट पर डिसअपॉइंटमेंट नहीं, क्यूरियोसिटी जागी। फिर देखा कि थंबनेल फ्लैट लग रहा था, कैप्शन भी इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर रहा था। अगले अटेम्प्ट में बस यही 2 चीजें बदली और एंगेजमेंट डबल हो गई। बस वही फीडबैक लूप एक्टिवेटेड हो गया। इस चैप्टर में बताया गया है कि आपको परफेक्शन के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती, आपको बस बनाकर दिखाना होता है। किसी भी ऑनलाइन टूल से एक मॉकअप तैयार करो, कोई कॉन्सेप्ट पब्लिश कर दो, फिर देखो कि रियल ऑडियंस का रिएक्शन क्या आता है। वहीं से शुरू होता है रिफाइनमेंट का असली रास्ता, और यही रिफाइनमेंट एक तरह की फास्ट लर्निंग बन जाती है। जब हम सिर्फ प्लान करते हैं तो हम अपनी असम्पशंस के भरोसे होते हैं, लेकिन जब आप कुछ एक्चुअल टेस्ट करके दिखाते हो तो आपकी स्ट्रेटजीज ग्राउंडेड होती हैं, और यहीं से रियल टाइम फीडबैक आपके लर्निंग कर्व को तेज कर देता है। कई बार ऐसा भी होगा कि फीडबैक हार्श होगा या साइलेंस मिलेगा, लेकिन वो भी फीडबैक है। वो बताता है कि या तो आपकी मैसेज रीच नहीं हुई या लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ा, और ये दोनों सिग्नल्स आपको नेक्स्ट टाइम शार्पर बनाते हैं। फीडबैक को एक तरह का कंपास मानो। हर बार जब आप कोई स्टेप लोगे, वो कंपास आपको थोड़ा थोड़ा करेक्ट करता रहेगा और आपकी डायरेक्शन लगातार गोल की तरफ झुकती जाएगी। और यही रीजन है कि स्मार्ट क्रिएटर्स, फाउंडर्स या स्टूडेंट्स सिर्फ फीडबैक लेने के लिए ही जल्दी लॉन्च करते हैं, ताकि जितना जल्दी पॉसिबल हो वो खुद को रिफाइन कर सकें। एक बार जब ये साइकिल चालू हो जाती है, बिल्ड, टेस्ट, फीडबैक, ट्वीक, तो आप एक अनस्टॉपेबल रिदम में आ जाते हो। आपकी ग्रोथ प्रिडिक्टेबल नहीं, एक्सपोनेंशियल बन जाती है। चैप्टर 9, ऑब्स्टिकल्स आने पर फिर से एक्शन मोड में कैसे आना है। हर बार जब आप किसी गोल की तरफ बढ़ते हो तो ऐसा लगेगा जैसे रास्ते साफ होंगे, लेकिन कुछ ही दिन में कोई ना कोई ब्लॉक आ ही जाता है, और यहीं से शुरू होता है असली टेस्ट ही, क्योंकि कई लोग उसी पॉइंट पर रुक जाते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप कभी आता ही नहीं। मेरे साथ ऐसा तब हुआ था जब मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और अचानक इंटरनेट काम करना बंद कर दिया। छोटे से इशू ने पूरा मोमेंटम गिरा दिया, लेकिन फिर किसी ने मैसेज किया, हे कोई अपडेट है, और बस उसी मोमेंट में मैंने एक लाइन रिप्लाई की, वर्किंग ऑन इट। उस रिप्लाई ने मुझे फिर से प्रोसेस में खींच लिया। किताब का यह चैप्टर एक बेहद सटल शिफ्ट पर फोकस करता है कि जब भी आप स्टक फील करो, तब खुद को रिएक्ट करने की जगह एक्ट करने की स्पेस में डालो। और वो एक्ट कोई बड़ा एक्शन नहीं होता, वो बस इतना होता है कि एक मैसेज भेज दो, एक वीडियो देख लो या जर्नल में 2 लाइन लिख लो। जब आप एक्शन की स्पीड नहीं रख पाते हो तो उसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ा सा नज चाहिए वापसी के लिए, और वो नज आप खुद भी दे सकते हो, एक ईमेल भेजकर, कैलेंडर चेक करके, या बस प्रोजेक्ट फाइल ओपन करके। इस पैटर्न को प्रैक्टिस में लाना आसान नहीं है, लेकिन एक बार ये आदत बन जाए तो ऑब्स्टिकल्स कभी भी परमानेंट नहीं लगते, क्योंकि आप जानते हो कि एक छोटा सा एक्शन उन्हें शिफ्ट कर सकता है। एक और जरूरी बात यह है कि ऑब्स्टिकल्स कभी कभी बाहर से नहीं, अंदर से आते हैं, जैसे लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शन या कभी कभी खालीपन। लेकिन इन इमोशनल ऑब्स्टिकल्स से निपटने का सबसे तेज तरीका वही है, मोशन। जितना जल्दी आप मूवमेंट में आ जाते हो, उतनी जल्दी वो इमोशनल फॉग हटने लगती है, और जब ये रिपीटेड होता है तब आपका ब्रेन खुद ही सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाता है। आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आपका सिस्टम ही ट्रिगर बन जाता है वापसी के लिए। और ये पैटर्न आपके हर चैलेंज के लिए एक ब्लूप्रिंट बन जाता है। हर बार जब आप गिरो, अगला स्टेप खुद कॉल करने लगो। चैप्टर 10, जब एक्शन हैबिट बन जाए तब क्या होता है। शुरुआत में हर एक्शन सोचना पड़ता है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। लेकिन जब वही एक्शन बार बार रिपीट होता है तो वो सोचने की चीज नहीं रह जाती, वो रूटीन का हिस्सा बन जाती है। मैंने जब कंटेंट क्रिएशन सीरियसली लेना शुरू किया था, तब हर स्क्रिप्ट लिखने से पहले हेजिटेशन होती थी, लेकिन कुछ महीनों बाद ऐसा मोमेंट आया जब मैं डेली बिना स्ट्रेस के लिखने बैठ जाता था। ना कोई रेजिस्टेंस, ना कोई ओवरथिंकिंग, बस लिखते रहना। इस चैप्टर में एक काइंड ऑफ इमोशनल लिबरेशन महसूस होता है। जब आप एक्शन को एफर्ट से हैबिट तक पहुंचा देते हो, तब आप खुद को बार बार पुश नहीं करते, बल्कि आपका सिस्टम आपको पुल करने लगता है। जैसे जिम जाना अब मेंटल फाइट नहीं रहा, बल्कि नॉर्मल डे का हिस्सा है। या जैसे एक यूट्यूबर हर हफ्ते वीडियो एडिट करता है, बिना सवाल उठाए कि ये एपिसोड बनाए या नहीं, क्योंकि वो डिसीजन पहले ही हो चुका है। जब एक्शन एक इंटरनलाइज्ड रूटीन बन जाता है तो आप बोरिंग फेजेस को भी क्रॉस कर लेते हो। वो डेज जब रिजल्ट स्लो आते हैं या प्रेज नहीं मिलती, लेकिन फिर भी आप रुकते नहीं हो। यही रियल कंसिस्टेंसी होती है।
आप माइंड को सवालों से भरने की जगह एक ट्रस्टेड रिदम में जीना शुरू कर देते हो। जैसे कंटेंट लिखते हुए अब माइंड में परफेक्शन का थॉट नहीं आता, सिर्फ प्रोग्रेस और इम्पैक्ट की बात चलती है। इस पॉइंट पर गोल्स सिर्फ पेपर पर लिखे नंबर्स नहीं रहते, वो आपके बिहेवियर का हिस्सा बन जाते हैं। और सबसे पावरफुल बात यह है कि इस स्टेज पर आपको प्रोग्रेस एंजॉय होने लगती है। हर न्यू टास्क स्ट्रगल नहीं लगता, बल्कि क्यूरियोसिटी जगाता है। अब देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करता है। यही फेज होता है जहां मोटिवेशन की जगह आइडेंटिटी काम करती है। आप खुद को एक क्रिएटर, बिल्डर या लर्नर की तरह देखने लगते हो। और इस चैप्टर में ये रियलाइजेशन सामने आता है कि जब एक्शन ऑटोमेटिक फ्लो में चला जाता है, तब आपका फोकस सिर्फ कंसिस्टेंसी पर नहीं होता। अब आप क्वालिटी रिफाइन करने लगते हो, ब्रांडिंग सोचने लगते हो या नए आइडियाज एक्सप्लोर करने लगते हो। यानी आपके अंदर स्पेस बनती है एवोल्यूशन के लिए, और इसी स्पेस में ग्रोथ की असली स्पीड आती है। यही वो फाइनल मोमेंट है जहां किताब की पूरी एनर्जी एक जगह कलेक्ट होती है कि सोच कम, करना ज्यादा। लेकिन सिर्फ करना भी नहीं, इतना बार करना कि वो आपके पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाए। और जब ये शिफ्ट हो जाता है, तब रिजल्ट्स किसी कैलेंडर के हिसाब से नहीं, आपकी आइडेंटिटी के हिसाब से आने लगते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ।